Good evening, my dear friends, students and my fellow homeopaths. Myself, Dr. Siddharth Saurabh, Professor, Department of Repertory and a PG Guide. आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन रिपर्टरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरीके से देखा जाए तो इन सारे स्टेप्स में हम रिपर्टरी का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स को स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझने की ज़रूरत होती है। पहला स्टेप जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है या कोई डाउट नहीं होना चाहिए इज़ केस टेकिंग। केस टेकिंग के बारे में आप मेडिक टॉक्स चैनल पे डॉक्टर कृणाल ढाबी का वीडियो देख चुके हैं, विच वॉज वेरी गुड एंड वेरी फैंटास्टिक। बट केस टेकिंग के बारे में विद रिगार्ड्स टू स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन एंड रिपर्टराइजेशन मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। हम कभी भी किसी चीज़ को बनाते हैं या प्रोसेस करते हैं या एंड रिजल्ट चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत ही उम्दा क्वालिटी का हो या बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। हमारा केस टेकिंग हमें वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हमें अपना फाइनल प्रिस्क्रिप्शन लेना है। तो ये केस टेकिंग बहुत ही उम्दा और हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केस टेकिंग सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। केस टेकिंग हमें वैसे ही करनी चाहिए जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन में बताई हुई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर हैनीमैन ने केस टेकिंग के विषय में बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑर्गेनॉन में बताया है। एक बार जब हम केस टेकिंग कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे पास सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, देन वी कैन प्रोसीड टू द सेकेंड स्टेप। कई सारी रेफरेंस बुक सेकेंड स्टेप में रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन इंक्लूड करते हैं, पर यहाँ पे मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ केस टेकिंग। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है या उनको ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग कैन बी अ सेपरेट स्टेप फ्रॉम केस टेकिंग, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि केस टेकिंग में से क्या चीज़ क्वालिटी की है वो निकालना भी ज़रूरी है। कई सारे रेफरेंस बुक्स में उसी स्टेप को सिंथेसिस ऑफ द केस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहा गया है। तो इस स्टेप के बारे में हम थोड़ा डिटेल के संग बात करते हैं। जब हम लोग केस लेते हैं तब हम लोग पूरा डिटेल पेशेंट से जानना चाहते हैं, जिसमें उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसके चीफ कंप्लेंट्स, उसके डे टू डे हैबिट्स, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी मेंटल्स, उसकी लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशन और बेसिक फिजिकल एंड लोकल एग्जामिनेशन। इस केस टेकिंग में हमारे पास काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा होता है, जिसमें वी हैव गॉट द एबनॉर्मल सिम्टम्स एंड ऑल्सो द नॉर्मल डे टू डे लाइफ ऑफ द पेशेंट। द सेकेंड स्टेप, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और द इंटरप्रिटेशन और द सिंथेसिस ऑफ द केस रिक्वायर्स अस कि हम उस पूरे मटेरियल में से वो चीज़ अलग कर पाएँ जो हमको आगे डील करनी है या जिसका हमें आगे प्रोसेस करना है। सो वी नो दिस स्टेप एज सिंथेसिस ऑफ द केस और डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और इंटरप्रिटेशन। कई सारी रेफरेंस बुक्स में इसी स्टेप को टोटलिटी ऑफ द केस का नाम भी दिया गया है, पर अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई दैट टोटलिटी ऑफ द केस कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द वेरियस केसेस। सिंथेसिस ऑफ द केस के बाद हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। आफ्टर वी हैव कलेक्टेड ऑल द कंप्लेंट्स फ्रॉम आवर केस, या जो भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है वो सारा डेटा हमने केस में से कलेक्ट कर लिया। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ आवर सिम्टम्स। इस स्टेप को आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिम्टम्स क्या हैं। होम्योपैथी में सिम्टम्स का मीनिंग सिर्फ एबनॉर्मल सिम्टम ही नहीं होते हैं। सिम्टम का मतलब होता है that they are the outward reflection of the internally deranged vital force.
हम ऐसा मानते हैं कि होम्योपैथी में सिम्टम्स डायनामिकली प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो केस हम डील कर रहे हैं उसमें किस तरह के सिम्टम हमारे पेशेंट ने हमको दिए हैं, जो कि हमने केस में से निकाल के अलग किए हैं। स्टूडेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट फॉर रिपर्टराइजेशन, और एनालिसिस ऑफ सिम्टम करने के लिए सिम्टोमेटोलॉजी की अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स सिम्टोमेटोलॉजी की अच्छी जानकारी रखते हैं और वो केस एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ सिम्टम करने में सक्षम है। फिर भी एक बार हम उसको रिपीट करते हैं। मोटे मोटे तौर पे ब्रॉडली वी हैव डिफाइंड और वी हैव एनालाइज्ड सिम्टम्स इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। मेजरली whether they are mental or physical, whether they are general or particular, and the third is whether they are common or uncommon. आगे बात करें तो हमको एनालिसिस में कुछ और फैक्टर्स का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि हमारे पास मॉडलिटीज़ हैं या नहीं, व्हाट आर द वेरियस पर्टिकुलर एरियाज और पर्टिकुलर लोकेशंस विच अवर केस डील्स विद, हमारे पास सेंसेशन में क्या क्या है, हमारे पास कॉन्कोमिटेंट्स हैं या नहीं। अभी ये मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम मल्टीफैक्टोरियल एनालिसिस के साथ जाते हैं तो आगे चल के हमें रेपर्टरी सिलेक्शन में इजी रहेगा। हम अपनी टोटलिटी अपने एनालिसिस के बेसिस पे बना सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके अपने एनालिसिस को मल्टीफैक्टोरियल रखना चाहिए। सो you can classify your symptom according to various ways. तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक ही सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है और साथ ही साथ कॉन्कोमिटेंट भी हो सकता है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा सिम्टम जो एक जनरल मोडालिटी है वो एक कॉन्कोमिटेंट मोडालिटी भी हो सकती है। और हम ये सारी चीज़ें अपने एनालिसिस में रखते हैं तो it will give us a good chances to make a good totality. इस क्लासिफिकेशन के बाद आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव टू डू द इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम्स। इवैल्यूएशन और ग्रेडेशन ऑफ द सिम्टम्स इज अरेंजिंग आवर सिम्टम अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में सारे केस एक जैसे नहीं आते हैं। कोई केस छोटा होता है, कोई एक्यूट होता है, कोई क्रोनिक होता है। हर केस की इम्पॉर्टेंट सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं। ये फिजिशियन की नॉलेज और फिजिशियन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस सिम्टम को कितनी इम्पोर्टेंस देना चाहता है। यहाँ पे ये एक बात मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने केस टेकिंग के दौरान अपने सिम्टम्स को मार्क किया है कि वो कितनी सेंसिटिविटी और कितनी इंटेंसिटी के संग आए हैं तो आपको आपकी इवैल्यूएशन में बहुत आराम रहेगा। सो अगेन व्हेन यू स्टार्ट इवैल्यूएटिंग योर सिम्टम, ट्राई टू put your most important symptom on the top and go with the less important symptom to the bottom. This is known as evaluation of your symptoms. Again मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, अक्सर करके स्टूडेंट्स को इस बात का कन्फ्यूज़न रहता है कि एनालिसिस इवैल्यूएशन में हमको कौन कौन से सिम्टम यूज़ करने हैं या एनालिसिस या इवैल्यूएशन हमें किसी स्टॉलवर्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो ऐसा नहीं है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द केस ही किया जाएगा। सारे सिम्टम जो भी आपको आपके केस में मिले हैं वो एनालिसिस होने ही चाहिए। देन ओनली यू कैन मेक योर चॉइस कि कौन सा सिम्टम कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू मेक योर सिम्टम्स एनालाइज्ड एंड यू मेक योर सिम्टम इवैल्यूएटेड, यू कैन गो टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। अगर हम रिपर्टोरियल टोटलिटी यूज़ करते हैं या हम रिपर्टोरियल अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं अपने केस में, तो हमारे लिए ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कौन सा रिपर्टोरियल टोटलिटी या टोटलिटी बनाना चाहते हैं। अलग अलग स्टॉलवर्ड्स ने अलग अलग तरीक़ों से टोटलिटी बनाई है। अगर हम डॉक्टर बॉनिंग हुसैन की बात करते हैं तो डॉक्टर बॉनिंग हुसैन ने कंप्लीट सिम्टम का डॉक्ट्रिन दिया और उसके अकॉर्डिंग ही टोटलिटी बनाने की बात करी है। अगर हमने एनालिसिस में लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ और कॉन्कोमिटेंट्स को अलग अलग एनालाइज किया है तो यू कैन मेक योर टोटलिटी अकॉर्डिंग टू कंप्लीट सिम्टम। डॉक्टर कैंट ने अपनी फिलॉसफी में जनरल टू पर्टिकुलर की बात की है।
जिसमें उन्होंने मेंटल जनरल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और वो चाहते हैं कि हमारे केस में जो भी सिम्टम्स हैं और जो टोटलिटी है वो जनरल टू पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग बने, जिसमें कि मेंटल जनरल सबसे पहले आएंगे, उसके बाद फिजिकल जनरल, उसके बाद पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और लास्ट में पर्टिकुलर कॉमन। इसी प्रकार से अगर हम डॉक्टर बोगर की बात करते हैं तो ही हैज़ गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू पैथोलॉजिकल जनरल, मोर इंपॉर्टेंस टू टाइम मॉडलिटी एंड कॉजेशन। सो अकॉर्डिंगली टू योर केस यू कैन मेक योर ओन टोटलिटी एज पर द केस। आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी की तरफ। इस वक्त हमारे पास होम्योपैथिक फील्ड में करीब 200 रिपर्टरीज हैं। उनकी अलग अलग फ़िलॉसफीज़ हैं, उनके अलग अलग कंस्ट्रक्शंस हैं और हर रिपर्टरी हर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं दैट रिपर्टरी इज़ अ सब्जेक्ट इन विच नो रिपर्टरी इज़ कंप्लीट। हर एक में कमियां हैं पर हर एक की अपनी अडॉप्टेबिलिटी है। तो अपनी टोटलिटी के अनुसार आप अपनी रिपर्टरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टोटलिटी कंप्लीट सिम्टम में बनी है तो आप थेरेपेटिक पॉकेट बुक का यूज़ कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि थेरेपेटिक पॉकेट बुक इज़ एन आउटडेटेड रिपर्टरी, पर ऐसा नहीं है। आज भी अगर आपका केस डिमांड करता है तो आप थेरेपेटिक पॉकेट बुक को बहुत ही सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके केस में मेंटल जनरल्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड जनरल्स हैं, तो आपको बिना सोचे समझे आप कैंट का टोटलिटी यूज़ कर सकते हैं, कैंट रिपर्टरी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ऐसी रिपर्टरी यूज़ कर सकते हैं जो कैंट की फ़िलॉसफी पे बेस्ड है। आजकल की ज़्यादातर मॉडर्न रिपर्टरीज कैंट की फ़िलॉसफी पे बेस्ड हैं और वो आपको ईजी रिपर्टोरियल अप्रोच दे सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ही स्पेसिफिक टाइम मोडेलिटीज़ हैं, आपके पास अच्छे कॉजेशंस हैं, तो आप BBCR यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास क्लिनिकल सिम्टम्स ज़्यादा हैं और आपकी टोटलिटी प्योरली एक्यूट टोटलिटी है, तो आप कोई भी क्लिनिकल रिपर्टरी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बोरिक रिपर्टरी है। फाटक रिपर्टरी इज़ ए वेरी सक्सेसफुल क्लिनिकल रिपर्टरी विच इज़ ईजी टू यूज़ एंड गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ प्रॉपर रिपर्टराइजेशन। अगर हम इस स्टेप की बात करें तो हमारे पास रिपर्टराइजेशन की काफ़ी सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें आजकल सबसे कॉमन टेक्निक है कंप्यूटर टेक्निक। अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास करीब करीब सारी रिपर्टरीज अवेलेबल हैं और आपकी बनाई हुई टोटलिटी और आपकी सेलेक्टेड रिपर्टरी के अनुसार आप रिपर्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप रिपर्टरी शीट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको रिपर्टोरियल रिजल्ट को एनालाइज कैसे करना है। रिपर्टरी का रूल है, जो डेटा आप रिपर्टरी में फीड करेंगे वही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए जब रिपर्टोरियल रिजल्ट आपके पास आ जाता है एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद अ ग्रुप ऑफ रेमेडीज, इट becomes very important then how will you analyze that repertorial result। इस स्टेप पे हम दो चीज़ों की बात करना चाहते हैं। पहली PDF यानी कि पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड। हम एक स्टेप पीछे जाते हैं जब हमने टोटलिटी बनाई थी। टोटलिटी बनाने वक्त हमें ये बात का ध्यान रखना है कि टोटलिटी में वही सिम्टम आने चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हम रिपर्टराइज करना चाहते हैं। जो सिम्टम हमने रिपर्टोरियल टोटलिटी में यूज़ नहीं किए हैं उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड और PDF। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये सिम्टम हमारे फाइनल डिफरेंशिएशन के लिए काम आते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ एलिमिनेटिंग सिम्टम्स की। एलिमिनेटिंग सिम्टम्स डॉक्टर मार्गरेट टाइलर ने इंट्रोड्यूस किए थे। With the help of eliminating symptoms, we can eliminate a whole group of remedies which are not important. Eliminating symptom कोई भी important symptom हो सकता है आपकी totality का, जिसकी help से आप group of remedies को eliminate कर सकते हैं, जैसे कि thermals, sides of the body, कोई important modality, कोई important cravings और एनी अदर स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडीज़ जो कि आप एलिमिनेट करना चाहें आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
This becomes very important when you are dealing with a group of 10 or 12 remedies from your repertorial result. The final step is the selection of similimum or prescription. After eliminating whole group of remedies, now you are only dealing with 2 or 3 or 4 remedies. And the final court of appeal is materia medica. Now go to your materia medica, apply your knowledge of materia medica और देखिए कि आपकी कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आपके पीडीएफ्स को अच्छे से कवर कर सकती है, जो आपको लगता है कि आपके लिए हुए सिम्टम्स के या आपकी पेशेंट को सूट कर सकती है, एंड यू विल बी रेडी विद योर सिमिलिमम. इस तरीके से रिपर्टरी कैन हेल्प यू इन सेलेक्टिंग योर सिमिलिमम. बट एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रिपर्टरी इज़ जस्ट अ टूल विच कैन गाइड यू टू द योर रेमेडी. ये सारे स्टेप्स में एक भी गलती आपको गलत सिमिलिमम दे सकती है. स्टार्टिंग फ्रॉम योर केस टेकिंग. केस टेकिंग के बारे में डॉक्टर कैंट का कहना है दैट टेकिंग अ गुड केस इज़ हाफ क्योर. बिकॉज अगर आपके पास रॉ डेटा अच्छा है, अगर आपके पास रॉ मटेरियल अच्छा है, तो फाइनल प्रोडक्ट अच्छा होने के चांसेस हमेशा रहते हैं. उसी तरीके से देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स टू द रिपर्टराइजेशन. हम स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं दैट दे हैव गॉट अ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिन, दे हैव गॉट अ गुड नॉलेज ऑफ ऑर्गेनॉन, दे शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ पैथोलॉजीज so that they can differentiate between various common and uncommon symptoms. So हर स्टेप पे there are certain prerequisites for students. So repertory is a tool in the hands of a homeopathic physician, जो कि अगर अच्छे से यूज़ किया जाए then gives you a marvelous results. अगर उसका गलत यूज़ किया जाए तो वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. So I appeal to my students that try to see the different steps of repertorization in a practical sense. जब भी आप केस लेते हैं तो आप ये सोचिए कि आप आगे चल के उस केस को कैसे प्रोसेस करना चाहते हैं. जब भी आप केस लीजिए तो आप ये सोचिए कि आप आगे चल के किस तरीके से अपने सिम्टम्स को एनालाइज कर सकते हैं. आप हमेशा ये सोचिए कि आपको अपने केस में अपने सिम्टम्स को इंटेंसिटी के साथ ग्रेड करना है, विच कैन हेल्प यू इन द ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स. आप हमेशा ये देखिए कि आपके सिम्टम किस तरीके के हैं, सो दैट यू कैन मेक योर टोटलिटी परफेक्टली. देन ओनली द रिपर्टरी कैन बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. थैंक यू.